हेलो स्टूडेंट्स। तो फिर से आप लोगों का स्वागत है ज्योमेट्री की सेकंड यूनिट में, जहाँ पर मैं आपको डायरेक्शन, कोसाइंस एंड प्लेन के बारे में समझा रहा हूँ। तो कल मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी इसमें, ठीक है ना, और जो मैंने डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म पे पढ़ाई थी। जैसे आज हम जो थ्योरम 2 पढ़ रहे हैं, इसमें क्या लिखा है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस और वेक्टर्स हुज डायरेक्शन रेशियोज आर a1 a2 a3 एंड b1 b2 b3। तो कल की जो थ्योरम थी वहाँ पर मैंने आपको डायरेक्शन रेशियोज के टर्म पे बातें प्रूव कराई थी। यही साइन थीटा हमने प्रूव किया था, ठीक है ना, और यही हमने क्या कहते हैं परपेंडिकुलर वाली कंडीशन प्रूव की थी, साइन थीटा वाली प्रूव की थी और पैरेलल वाली कंडीशन प्रूव की थी। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखना चाहें, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर कल हमने जो क्वेश्चन किया था, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस और वेक्टर्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2। वही कॉस थीटा है, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन है, साइन थीटा है, और यहाँ पर क्या है डायरेक्शन क्या कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज का रेशियोज है। और यहाँ पर हमने उनको क्या पहले प्रूव किया है, पैरेलल प्रूव किया है। हाँ, कल आप देखिए जो मैंने फोर्थ पार्ट पढ़ाया था, यहाँ पर मैंने, अगर आप लोगों को हो सकता है कल कन्फ्यूजन हुआ होगा, यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर लिख दिया है, जबकि ये क्या है पैरेलल की कंडीशन है। कल मैंने शायद वहाँ पे परपेंडिकुलर बोल लिया है आप लोगों को, तो प्लीज़ देख लेना, ये पैरेलल वाली कंडीशन है, ठीक है ना, कि मतलब पैरेलल वाली कंडीशन के लिए हम ए इक्वल टू क्या लगाते हैं, लैम्डा बी लगाते हैं, यूज करते हैं, ये वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं जब भी हमारे पास कोई पैरेलल वाली कंडीशन आती है। तो जहाँ पर मिस्टेक है मैंने यहाँ पर करेक्ट कर ली है। होप कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखी होगी। तो देखते हैं, आज भी हम वही काम करने वाले हैं। हम यहाँ पर दो वेक्टर्स लेने वाले हैं। कल के क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि जो ए और बी दो वेक्टर्स लिए थे वो हमने यूनिट वेक्टर लिए थे। आज हम यूनिट वेक्टर नहीं लेंगे, हम एक नॉर्मल वेक्टर इनको लेंगे। यहाँ पे क्लियर है बातें, आई बात समझ में। तो ये सारे फॉर्मूले थ्योरम 1 और थ्योरम 2 के आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आगे जब मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो वहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और ये पूरा थ्योरम आपके एग्जाम में भी आया है, और टोटल जो ये क्वेश्चन कैरी करता है दैट यू नो वेरी वेल, ये 15 मार्क्स में आया हुआ है, ठीक है ना। अगर एक दो पार्ट आएंगे तो हो सकता है कम मार्क्स में आ जाएं, बट अगर पूरा ही पार्ट आएगा तो 15 मार्क्स से कम में नहीं आएगा। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर को। सेम कल की तरह ही सॉल्यूशन हमको करना है यहाँ पे। तो देखिए अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, मैं यहाँ पर आप लोगों को सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है आप लोगों को। तो जो पहला पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट है, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आपको पहले पार्ट में क्या प्रूव करना है आप लोग तरीके से देख लीजिए, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली है कि हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का यूज करने वाले हैं, और यहाँ पर हम दो वेक्टर्स लेने वाले हैं ए और बी, लेकिन इस बार हम इनको यहाँ पर यूनिट वेक्टर लेने वाले नहीं हैं। क्लियर सी बात है, आई बात समझ में। तो अब हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख रहे हैं लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, ठीक है ना, वेर A1 A2 A3 A1 और A1 B1 इस तरीके से लिख लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा जहाँ तक है, ठीक है ना। या चाहो तो A1 A2 A3 करके भी लिख सकते हो। चलो A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3 आर डायरेक्शन, ये कोसाइन नहीं होंगे, ये क्या होते हैं डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो कल हमने क्या किया था, कल और आज में डिफरेंट क्या है, कल हमने वेक्टर ए और बी को क्या लिया था, यूनिट वेक्टर लिया था, और एल एम एन यानी कि L1 M1 N1 L2 M2 N2 को क्या लिया था, डायरेक्शन कोसाइंस लिया था। आज हम रेशियोज ले रहे हैं। आई होप कि आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर मैं इसलिए लिख देता हूँ यहाँ पे, देन वेक्टर ए को मैं लिख रहा हूँ कैसे A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप लिख रहा हूँ, और ऐसे ही वेक्टर बी को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। अब देखो बेटा, यहाँ पर अब मैं डॉट प्रोडक्ट लगाने वाला हूँ, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट का यूज करूँगा यहाँ पे मैं। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू कितना होता है, देखो यहाँ पर मैं लिखूँगा A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप डॉट B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। अब देखिए साइड में मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ए डॉट बी का, तो लिखूंगा इसको ए मॉड ऑफ ए
मॉड ऑफ बी और क्या कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो अब डॉट प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो किस तरीके से हमारा आंसर आएगा, ये चीज़ हमको देखनी है। यहाँ पर आई को आई के साथ ऑपरेट करेंगे तो A1 B1 प्लस जे को जे के साथ ऑपरेट करेंगे तो A2 B2 और के को के के साथ ऑपरेट करेंगे तो A3 B3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन, अब ये देखो क्योंकि यूनिट वेक्टर तो लिया नहीं है, नहीं तो मैग्नीट्यूड 1 ले लेते। अब यहाँ पे वेक्टर ए का मॉड और वेक्टर बी का मॉड आ जाएगा। अब किसी भी वेक्टर के मॉड को कैसे निकाला जाता है, अगर मान लो आपके पास है कोई एक एक्स वेक्टर है और इसकी वैल्यू है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, तो ये तो आपको पता ही है कि इसके मॉड को कैसे निकाला जाता है। कल भी मैंने बताया था आप लोगों को, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करके। तो यहाँ पर एक कौन सा वेक्टर है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ठीक है ना। और ऐसे ही बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। और यहाँ से हमारा आंसर भी आ गया। तो देखिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन करूँगा इस तरीके से, अपॉन करके लिखूँगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे, अपॉन इस तरीके से लिखूँगा। और देखो अब यहाँ पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट और ये जेड कंपोनेंट। तो क्या लिखूँगा यहाँ पर, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर और इंटू, अब देखो ये इंटू, ठीक है, इंटू, और बी को देखिए, बी में एक्स कंपोनेंट है आपका B1, एक्स कंपोनेंट है B1, वाई कंपोनेंट है B2 और जेड कंपोनेंट है क्या B3। तो क्या लिखूँगा, अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या होगी हमारी, हैंस प्रूव्ड हो गई है, ठीक है ना। रिजल्ट को याद भी रखना है आपने, ठीक है ना, ये नहीं कि किस तरीके से हमने काम कराया करके, ठीक है। अच्छा दूसरा हमने लिखा है द लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ़ एंड ओनली इफ। तो सिंपल सी बात है यार, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो थीटा की जगह कितना लिख देंगे हम, 90 लिख देंगे, तो अपने आप ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, ये वाले रिजल्ट को मैं अगले पेज में लिख रहा हूँ, वहीं से हमारा आंसर निकलने वाला है। तो सेकेंड पार्ट, ठीक है ना, वी हैव, हमारे पास क्या है, अगर आपको याद है क्या था वो, कॉस थीटा इक्वल टू था, मैं भी आप लोगों के साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ ये, ठीक है ना। तो कॉस थीटा इक्वल टू था A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन इस तरीके से हमारे पास था अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर और इंटू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। अब लिखेंगे आप, सिंस A एंड B बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली हम कॉस 90 इक्वल टू क्या लिख देंगे, ये तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन, अच्छा मैं यहाँ पे चलो इसको लिख ही लेते हैं, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर और ऐसे अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना। और यहाँ से क्या आया, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन, यहाँ पर फिर से ये वाली वैल्यू लिख दूंगा मैं, A1 स्क्वायर का अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इंटू अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आ गया, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये बात भी हमारी क्या होगी, हैंस प्रूफ हो गई, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों के समझ में ये बात आ गई होगी, ठीक है।
अब थर्ड रिजल्ट साइन थीटा वाला देख लेते हैं। साइन थीटा वाला वैसे चाहो तो खुद ही भी कर सकते हो, पर चलो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टर ए है हमारे पास A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और बी वेक्टर है हमारे पास क्या, कितना था, ये था B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। तो यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, ए क्रॉस बी निकालूंगा। ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको पता ही है, हम एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप, और ऐसे ही A1 A2 A3 B1 B2 B3, और यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकाल देंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन थीटा दैट इज इक्वल टू, ये आपको पता ही है, आई कैप लूँगा तो कितना आ जाएगा A2 B3 माइनस A3, इस तरीके से लेंगे A2 B3 माइनस A3 B2, और प्लस जे कैप करेंगे तो ये आ जाएगा A3 B1 माइनस A1 B3, और प्लस के कैप करेंगे तो कितना आ जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है साइन थीटा का। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, अब देखिए ये क्योंकि एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, और ये क्या है जेड कंपोनेंट है। तो अब अगर मान लो इसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना है, साइन थीटा का मैग्नीट्यूड हमको निकालना है, तो ऑब्वियसली है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी भी वेक्टर का, अभी मैंने बताया है, आप लोगों को फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस क्या है जेड के कैप है, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होता है जेड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, आप तरीके से देखिए इसको, मैग्नीट्यूड किस हिसाब से आ जाएगा आपका, देखिए A2 B3 सॉरी, कितना आ जाएगा यहाँ पे A2 B3 माइनस A3 B2 का होल स्क्वायर, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, और प्लस y का कंपोनेंट है A3 B1 माइनस A1 B3 का स्क्वायर, प्लस z कंपोनेंट क्या है हमारे पास, यह है A1 B2 माइनस A2 B1 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पर देखिए आप, अपॉन में आ जाएगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। अब ए क्या है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप है, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा इसका, जब आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये तो आप लोगों को आता ही है, ये कितना हो जाएगा, अभी अभी किया अभी हमने, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू आपका जो मॉड ऑफ बी भी आएगा इसके साथ साथ ही, और बी है आपका ये वाला वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, और ये चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, तो ये चीज़ भी क्या होगी आपकी हैंस प्रूफ होगी। क्लियर है बात है। तो आई होप कि थर्ड वाला पार्ट भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और लास्ट वाला क्या है कि दोनों वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल हैं। अगर A1 इज इक्वल टू A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू A3 अपॉन B3, ये चीज़ प्रूव करनी है। कल हमने क्या किया था, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 प्रूव किया था। आज हमको डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म पे प्रूव करना है, ठीक है ना। अब मान के चलते हैं, ठीक है ना। द गिवन लाइंस, हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं, फोर्थ वाला पार्ट कर रहे हैं, तो हम ये लिख के जाते हैं यहाँ पे, द गिवन लाइंस और वेक्टर्स आर पैरेलल कब होंगे बेटा, व्हेन, ठीक है ना, वेक्टर ए लिया है हमने, दैट इज इक्वल टू क्या लिया था कल हमने, लैम्डा बी लिया था, अगर आपको याद है। अब इस बार हमने वेक्टर ए को क्या लिया है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ठीक है ना, इक्वल टू लैम्डा, और बी को क्या लिया है हमने, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप लिया है ना। अब हम क्या करेंगे,
कंपेयरिंग बोथ साइड से कर लेंगे। आई होप कि आज तो आपके समझ में अच्छे से आ ही रहा होगा ये, ठीक है ना। और दोनों को कर ज़रूर लेना इन क्वेश्चंस को। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A1 आई कैप इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा B1 आई कैप। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, A1 अपॉन B1, A1 अपॉन B1। और इसी तरीके से अगर आप जे कंपोनेंट को कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगी, सिमिलरली लैम्डा इक्वल टू क्या भी आ जाएगा आपका A2 अपॉन B2। जब आप किसको कंपेयर करोगे, जे को जे के साथ कंपेयर करोगे, एंड जब के को के साथ कंपेयर करोगे तो A3 अपॉन क्या आ जाएगा, B3 आ जाएगा। अब इन तीनों को कंपेयर करो तो लैम्डा की 3 वैल्यूज आ गई और तीनों वैल्यूज एक दूसरे की क्या आ गई, फिर सेम आ गई। तो A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू A3 अपॉन B3। ये आपका रिजल्ट आ गया। जो रिजल्ट आपको क्या भी करना था, प्रूफ भी करना था, वही रिजल्ट आपके सामने भी आ गया। तो ये वाला थ्योरम भी आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड हम लिख लेंगे। तो ये जो 2 थ्योरम मैंने आपको बताएं, एक कल की वीडियो में और एक आज की वीडियो में, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आपने इन थ्योरम्स को बहुत अच्छे से स्टडी करना है, अच्छे से पढ़ना है इन लोगों को, इन चीज़ों को, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों के समझ में ये बात आ गई होगी। तो कल को मैं फिर आपको न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ। तो इस टॉपिक को हम ख़त्म करते हैं आज, और एक लास्ट टॉपिक हम यहाँ पे करते हैं। जो टॉपिक है काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है ना। तो उस टॉपिक को करते हैं यहाँ पे, जो है प्रोजेक्शंस, ठीक है ना। प्रोजेक्शन इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी प्रोजेक्शन का, तो इसको भी देख लेते हैं, प्रोजेक्शन। तो सेकंड और थर्ड, जो मैंने थर्ड और फोर्थ वीडियो बनाई है आपकी थ्योरम से रिलेटेड होगी, और कल की वीडियोस में मैं आपको इसके सारे न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा। तो इम्पोर्टेंट रहेगा, अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हेडिंग, मैं लिख रहा हूँ प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ गिवन लाइन, ऑन अ गिवन लाइन। ये आप लोग क्लास 12th में भी पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट P लेते हैं। चलो मैं एक काम करता हूँ, पहले एक थ्योरी लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ लेट P बी अ गिवन पॉइंट, P बी अ गिवन पॉइंट। हमको एक P एक गिवन पॉइंट दिया है, एंड ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, और ए बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के मैं आपके सामने डायग्राम बना लेता हूँ इसका, कि आपका यहाँ पर कोई एक पॉइंट P है, जैसे ये कोई एक पॉइंट P है आपका, ठीक है। अच्छा आप देखो, यहाँ से मैं कुछ बातें यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। तो ये आपकी एक लाइन होगी, और ये एक P पॉइंट हो गया, और ये ए बी क्या होगी, आपकी लाइन होगी, ठीक है ना। आई होप कि आपके समझ में आ रही होंगी जो बातें मैं लिख रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं इसे, ठीक है ना। अब हमने क्या कर दिया, अब हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, मान लो PM एक परपेंडिकुलर ले लिया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाउ लेट PM इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है ना। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AB लाइन पे, क्लियर है, आई बात समझ में। अब देखिए, अब मैंने क्या लिखूँगा, जो फुट है आपका, जिसको हम M कह रहे हैं, तो मैं लिखूँगा देन द फुट, फुट मतलब पैर, समझ ही रहे होंगे, M ऑफ द परपेंडिकुलर PM, परपेंडिकुलर PM इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ द गिवन पॉइंट, द प्रोजेक्शन ऑफ द गिवन पॉइंट P on the given line, AB जो हमने ली है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए प्रोजेक्शन क्या होता है, समझ गए। अब देखिए PM आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AB लाइन पे, तो जो फुट है M, ठीक है ना, ये फुट किसका है, PM लाइन का जो फुट है M, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन, जो किस लाइन पर ड्रॉ किया गया है, AB लाइन पर ड्रॉ किया गया है। तो इस तरीके से आपको प्रोजेक्शन के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। अब एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको थोड़ा सा समझना है,
ठीक है ना। कोशिश करो इसको याद करने की, ठीक है ना, क्योंकि डेरिवेशन तो मैंने देखा नहीं आज तक इसका कभी आया है। अब इत्तेफाक से आ गया तो अलग बात है, बट मैं यहाँ पे सिंपल सा एक फार्मूला लिखाऊंगा आपको, और आप लोग प्लीज़ उस फार्मूले को तरीके से याद कर लेना, ठीक है। तो जो फार्मूला है वो है प्रोजेक्शन ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट, गिवन लाइन सेगमेंट, गिवन लाइन सेगमेंट ऑन अनदर गिवन लाइन, ऑन अनदर गिवन लाइन। ये आपको बताना है कि एक गिवन लाइन सेगमेंट का जो प्रोजेक्शन है किसी दूसरे गिवन लाइन पे वो क्या बनेगा, ये आपको बताना है। वो क्या, उसका जो फॉर्मूला है मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखा रहा हूँ आपको, जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपके समझ में भी आ जाएगा। आई बात समझ में। तो टॉपिक क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए गिवन लाइन सेगमेंट ऑन अनदर गिवन लाइन। तो यानी कि आपके पास क्या है, चलो मैं इसको थोड़ा सा लिख भी देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आपके पास क्या होगा, एक लाइन होगी, उसके 2 पॉइंट होंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। मान लो उस लाइन के 2 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, पॉइंट्स ए बी लिख देते हैं क्योंकि ऊपर पे हमने ए बी करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। ए, मान लो ए की जो कोऑर्डिनेट हैं ले लेते हैं हम x1 y1 z1 एंड बी, ठीक है ना। और बी की कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x2 y2 z2, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब हम क्या कर रहे हैं, द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, ठीक है ना, जॉइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है ना, ए एंड बी, ठीक है, या ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, इन पॉइंट्स को सेम वैसे ही लिख देते हैं जैसे किस तरीके से लिखे हम, ए और बी ले लेते हैं, आप लोग समझ लेना, या मैं अभी आपको डायग्राम में ही समझा देता हूँ, ठीक है। पहले मैं लिख लेता हूँ इस चीज़ को, फिर मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है ना। एक लाइन है, ठीक है ना, उसका प्रोजेक्शन हमको निकालना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऑन अ लाइन whose direction cosines are ले लेते हैं एल, एम और एन। यानी कि क्या कहने का मतलब है, देखो क्या कहने का मतलब है कि आपके पास एक लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन को कुछ भी नाम दे देते हैं। जैसे मान लो इस लाइन को हमने नाम दे दिया पी क्यू लाइन का नाम दे दिया हमने इसको, ठीक है। मान लो हमने एक लाइन दे दी, इसको नाम दे दिया क्या, पी क्यू लाइन दे दिया, और इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या दे रखे हैं आपको, एल एम एन दे रखे हैं। इस लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइन है मैं इसको सेंटर पे लिख देता हूँ, एल एम और एन इसके क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस हैं, डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, द प्रोजेक्शन ऑफ, अब एक लाइन क्या कर रही है, इस तरीके से आ रही है, इस लाइन को हमने नाम दे दिया है ए बी लाइन दे दिया है, मान लो, ठीक है। हमने इसको क्या नाम दे दिया है, ए बी लाइन दे दिया है, ठीक है। ए और बी लाइन दे दिया है हमने, और इस ए बी लाइन के जो प्रोजेक्शन है, इस ए बी लाइन का क्या प्रोजेक्शन, आप ए बी लाइन परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं, कैसी भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ए बी लाइन का प्रोजेक्शन आपको निकालना है, ए बी लाइन का प्रोजेक्शन दे रखा है, निकालना है आपको, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, और क्या है x2 y2 z2 है। आई होप कि अब आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है देखिए, द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है ना, ऑन अ लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर एल एम एंड एन। ये कैसे निकाले जाते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। ये होता है एल x2 माइनस x1 प्लस एम y2 माइनस y1 प्लस एन z2 माइनस z1, ये फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रोजेक्शन को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इनके न्यूमेरिकल्स मैं आपको कल करवाऊंगा, ठीक है ना। और आप लोगों को तब तक ये सारे फॉर्मूले याद करने हैं। तो एक बार चलो मैं आपको एक काम करता हूँ, वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए, मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए कि अभी तक आपने पढ़ा क्या क्या है, ठीक है ना। रिवीजन में सबसे पहले तो आपने क्या पढ़ा कि एल एम और एन क्या होते हैं, डायरेक्शन क्या होते हैं, कोसाइन से होते हैं, डायरेक्शन क्या होते हैं, कोसाइन से होते हैं, क्लियर है बात है। और ए
बी सी क्या होते हैं बेटा, डायरेक्शन क्या होते हैं, डायरेक्शन क्या होते हैं, रेशियोज होते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। देखिए मैं आपको सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, ठीक है। आप लोग ट्यूशन में भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, और अगर ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं तो डोंट वरी, यहीं से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड हमने पढ़ा था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। थर्ड फार्मूला ये पढ़ा हमने। और फोर्थ फार्मूला जो हमने पढ़ा है, जो फोर्थ फार्मूला हमने पढ़ा है वो हमने दोनों के बीच में क्या बनाया था, एक रिलेशन बनाया था, एल इक्वल टू हमने निकाला था ए अपॉन, ये तो मैं रोज़ ही आप लोगों को रिवीजन कराता हूँ एटलीस्ट, मतलब ऐसा नहीं होता होगा कि मैं आपको कभी रिवीजन नहीं कराता हूँ। हर दिन मैं आपको शायद रिवीजन ज़रूर कराता हूँ जो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया होता है, ठीक है ना। तो बी की वैल्यू ये आई थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसी तरीके से एन की वैल्यू आई थी सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आई बात समझ में। तो ये फोर्थ फार्मूला है जो आपको क्या है अच्छे से याद करना है, क्लियर है बात। उसके बाद हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो हमने अभी मैंने आपको पढ़ाया, मैं यहीं पर दोबारा से भी पढ़ा देता हूँ। प्रोजेक्शन मैंने पढ़ाया, तो प्रोजेक्शन में भी मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था कि अगर मान लो हमारे पास एक लाइन है, ठीक है ना, जैसे मान लो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, क्या लिखा था मैंने वहाँ पे, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग, मान लो कोई भी पॉइंट ए ही लिख देता हूँ, फिर कभी बार बार आप लोगों को भी कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। Z1 एंड बी क्या था, X2 Y2 Z2। मेरे साथ साथ ही आप लोग भी बोलते रहा करो, लिखते रहा करो, जिससे आप लोगों को याद भी हो जाएगा। ऑन अ लाइन, ठीक है ना, ये निकालना है। हुज क्या था, वो डायरेक्शन को साइंस दिए हुए थे, हुज डायरेक्शन वो साइंस आर एल एम एंड क्या था एन। तो वो फार्मूला क्या आया था हमारे पास, वो फार्मूला आया था हमारे पास एल x2 माइनस x1 एल x2 माइनस x1 प्लस m y2 माइनस y1 प्लस n z2 माइनस z1 आया था। ये आ गया फोर्थ फार्मूला। और फिफ्थ फार्मूला आ गया था। और सिक्स्थ फार्मूले में हमने एक इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद है, ठीक है ना, जो कल और आज में मैंने आपको जो थ्योरम्स पढ़ाए हैं वो थ्योरम्स हमने पढ़े थे, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा था कि आपके पास दो लाइन्स हैं इस तरीके से, ठीक है ना, उन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अगर एक के डायरेक्शन कोसाइंस हैं L1 M1 N1 और दूसरे के हैं L2 M2 के हैं N2 हैं, क्लियर है बात है। तो मैंने आपको बताया था कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या था, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। एक तो ये याद करना था, पहली चीज़ तो ये याद करनी थी, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और आपको पता था कि दैट मीन्स लाइंस परपेंडिकुलर के लिए कंडीशंस थी आपके पास, ठीक है ना। क्या थी वो, लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ़ एंड ओनली इफ़, मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू क्या था, 0। और एक और था कि जहाँ पर आपने साइन थीटा की वैल्यू निकाली थी, और वो क्या थी अगर आपको याद है, अंडर रूट में आप लोग बना लेंगे, चलो मैं ही बना लेता हूँ इसको, लॉन्ग ड्रॉ करना पड़ेगा ये थोड़ा सा। तो ये फार्मूला क्या आया था हमारा, M1 N2 माइनस क्या था, M2 N1 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है उसके बाद, तो कोई दिक्कत है ही नहीं आप लोगों को, ठीक है ना। इसी तरीके से देखो 1 2 ही करना है आप लोगों को। चलो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश भी करता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। m के बाद आएगा N1 L2 माइनस वही m के बाद क्या आएगा, n आएगा, तो N2 L1 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या आ जाएगा, L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर। ये डिटर्मिनेंट से बनाया था हमने। और डी वाला जो हमने प्रूफ किया था वो क्या किया था कि लाइंस आर पैरेलल, और वो कब थी अगर आप लोगों को याद है, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, ये था। और सेवन्थ फार्मूला भी आप लोगों को मैंने अभी भी पढ़ाया था कि सेवन्थ फार्मूला में क्या था जो आज हमने ड्राइव किया है। हमने कहा था कि यार दो लाइन्स हैं, ठीक है ना, और एक के डायरेक्शन कोसाइन रेशियो जो है A1 A2 A3 और दूसरे के कितने हैं B1 B2
B3 है, मान लो उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर भी प्रूव की थी, मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ, ठीक है ना। तो जो पहली चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव की थी वो क्या प्रूव की थी, कॉस थीटा। पहले चीज़ शायद हमने कॉस थीटा ही प्रूव की थी। कॉस थीटा इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर और इनटू क्या किया था हमने, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, ये किया था। और सेकंड फॉर्मूले में हमने परपेंडिकुलर निकाला था, कॉस थीटा की जगह 90 रखा था, तो कितना आ गया था, हमने कहा था कि बोथ लाइंस और वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। कब होंगे वो, जब क्या था, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इक्वल टू कितना था, 0 था। और इसी का जो C वाला रिजल्ट हमारे पास आया था वो साइन थीटा का आया था। अगर आप लोगों को याद है, साइन थीटा का रिजल्ट आया था। अब मेरे को भी याद हो चुकी हैं बातें, तो आई होप कि आप लोग भी इसको आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अंडर रूट करके इसकी एक वैल्यू आई थी, अगर आप लोगों को याद है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। क्या थी वो वैल्यू, अगर आप लोगों को याद है तो वो थी A2 B3 माइनस A3 B2 का स्क्वायर प्लस A3 B1 माइनस A1 B3 का स्क्वायर प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर, ये थी। और अपॉन करके थी, अपॉन में जो वैल्यूज आई थी हमारे पास वो थी अंडर रूट थी वो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर और इनटू ये थी हमारे पास अंडर रूट, ये था हमारे पास अंडर रूट, इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ये था B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। और लास्ट जो रिजल्ट हमारे पास इसका निकला था वो था कि दैट मीन्स लाइन्स आर पैरेलल इफ़ जो रिजल्ट था वो था A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू A3 अपॉन B3। तो देखिए ये सारे फॉर्मूले जो मैंने आज आपको कराए हैं, ठीक है ना, इनको मैंने ड्राइव भी करा रखा है आप लोगों को। तो आप इन फॉर्मूले को प्लीज़ ज़रूर देखना, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियोज से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे क्वेश्चंस इन्हीं फॉर्मूले से बनने वाले हैं, जिसमें मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स आपको पहले कराए हुए हैं। तो कल की वीडियो में हम देखेंगे कि इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।